आई होप इसके बाद आप सभी को मेरा अगला सवाल भी समझ में आ गया होगा। इसी स्फीयर के लिए सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा, फिर ऑब्जेक्ट को करीब लाके 160 पर रखा, फिर ऑब्जेक्ट को और करीब ले आया 80 सेंटीमीटर पर। यह सवाल में ऑब्जेक्ट को मैंने 40 सेंटीमीटर पर रखा था। ऑफ कोर्स जो अगला सवाल देने वाला हूं उसमें मैं ऑब्जेक्ट को और करीब ले आऊंगा। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर्स की दूरी पर होगा। सेम स्फीयर, रेडियस 40, refractive index 3/2. If we have an object placed at a distance of 20 centimeters, rays are diverging like this. Repeat the same task. Tell me where do we have I dash, final image I? हाँ हाँ जब हम इसका U को मिनिमाइज कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 40 रखेंगे, आपने कभी उसको मतलब इधर उधर नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हमेशा वही आएगी डिस्टेंस? हमेशा तो हम उससे निकाल रहे हैं, हाँ, मतलब उसको स्टेबल रखते हैं। हाँ हाँ तो वो किससे चाहिए? मैं एक हर केसेस को अकाउंट करने के लिए आर फिक्स रख ले रहा हूं और ग्लास का स्फीयर फिक्स रख ले रहा हूं और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास में लाते जा रहा हूं और इमेज को स्टडी करवाते जा रहा हूं कि अब आप देखिए इमेज कहां और कैसी बनती जा रही है। इसमें हर तरह के केस आ जाएंगे, इनफैक्ट रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। आप अल्टीमेटली देखेंगे कि सब तरह के केस आ गए, फॉर्मूला भी रटा गया और प्रॉपरली प्रैक्टिस भी हो गया, अप्लाई करना भी समझ में आ गया। घर पे जाके कोई प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं, हो गया पूरा काम। μ2 माइनस μ1 बाय आर। हाँ पार्डन यू आंसर। नहीं नहीं, कुछ गलती कर दी। हाँ बिल्कुल सही। क्या आपने यह इक्वेशन बना ली है इस तरह से? इसे सॉल्व करके v डैश आ जाता है -40। इसका मतलब है इमेज I डैश कहीं इधर बनेगी, यह रेस इस तरह से डाइवर्जिंग यहां से दिखेगी। और यह इमेज I डैश (40 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब एक बात मुझे बताइए, यहां तक, सिर्फ यहीं तक, ऑब्जेक्ट का नेचर और इमेज का नेचर इस फिगर को देखकर बता दीजिए। इस केस में ऑब्जेक्ट O और इमेज I डैश का नेचर देखकर बताइए। व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट O and what is the nature of image I dash in this situation? Nature of object and nature of image, जरा फटाफट बोलो somebody. Sir, O real object. O is a real object. That's correct. And then I dash virtual image. I dash is a virtual image. O को real object आप क्यों कह रहे हो? O को रियल ऑब्जेक्ट आप क्यों कह रहे हो? बिकॉज डाइवर्जिंग रेस।
और वर्चुअल इमेज आई डैश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाकई में वहां पर कुछ बन नहीं रहा है, वो तो सिर्फ इधर से यदि कोई ऑब्जर्व करे तो दिखाई देगा, इसलिए वर्चुअल इमेज। अब खास बात, यही वर्चुअल इमेज आई डैश इस सरफेस के लिए एक रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि इंसिडेंट रेस डाइवर्जिंग नेचर की है, वो डाइवर्जिंग नेचर की इंसिडेंट रेस हमेशा किसी न किसी रियल ऑब्जेक्ट से ही आती है, तो आई डैश एक रियल ऑब्जेक्ट है। अब मैं दोबारा इस फॉर्मूले को लगा रहा हूं, μ2 माइनस μ1 बाय आर। आर मैं नेगेटिव इसलिए रखता हूं क्योंकि पोल इस बार इधर है और सेंटर इधर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए अगेंस्ट इंसिडेंस से ट्रेवल करूंगा। μ2 एयर है, μ1 ग्लास है, इज इक्वल टू μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू। यू इस बार क्या रखूंगा मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे इधर से मेजर करना है, इधर से इधर तक 40 है और इधर से इधर तक 80, तो कुल मिला के डिस्टेंस हो गया 120 और वो माइनस 120 रखूंगा मैं, क्योंकि अगेंस्ट इंसिडेंस है। सॉल्व करने पर क्या बताएंगे अभी कितना आता है, इंफिनिटी। नाउ व्हाट डू दिस इनफिनाइट वैल्यू मीन, यह रेस पैरेलल हो जाएंगी और इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। अब इसे सॉल्व करने के बाद इसी समय जो मैंने स्फीयर का सबसे पहला केस कराया था, वो केस इसी समय खोल के देखो, जरा पेजेस टर्न करो और अभी यह जो स्फीयर का केस कराया है जरा इसे ध्यान से देखो और इन दोनों केस को देखकर ट्राई टू कंक्लूड समथिंग इन अ सिंगल स्टेट। लॉ ऑफ दैट्स परफेक्ट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी होल्ड। वही चीज हमने इधर देखी है कि यदि हमने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा तो इमेज 20 पर बनी और ऑब्जेक्ट को 20 पर रखा तो इमेज इंफिनिटी पर बनी। इसका मतलब यह रेस जो इस तरीके से ट्रैवल हो रही है, मैं एरो डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं। इधर ऑब्जेक्ट रखा तो इंफिनिटी पर इमेज, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रख दूंगा तो इधर इमेज। लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी ऑलवेज होल्ड। फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज को इंटरचेंज कर सकते हैं और वही इंटरचेंज करके दिखाई हुई है। अब ऑफ कोर्स मेरा अगला जो सवाल होगा उसमें ऑब्जेक्ट को और करीब ले आऊंगा, 10 सेंटीमीटर पर ले आऊंगा और दोबारा हम सवाल को रिपीट करेंगे। Radius is 40, refractive index is 3/2 और ऑब्जेक्ट अब बहुत करीब आ चुका है। टेन सेंटीमीटर की दूरी पर है। Locate its image. फाइनल इमेज। और इस केस में वंस अगेन मैग्निफिकेशन भी डिटरमाइन करवाऊंगा, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का लूंगा और उसकी साइज भी पूछूंगा, इमेज की साइज। दोनों ही चीज तेजी से कैलकुलेट करके रखिए। नाउ आई वुड विश कि आप सभी बिना किसी एरर के इस पूरे प्रॉब्लम को मुझे सक्सेसफुली करके बताएं। 2 सेंटीमीटर का रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज साइज भी बतानी है। विदाउट फेलियर इस सवाल को करके सभी को देना है, विदाउट एनी एरर।
अभी भी गलती हुई तो किसी ना किसी तरह से या तो मेरा फेलियर या आपका फेलियर। Now, let's start solving this problem. देखिए, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय वी डैश माइनस म्यू वन बाय यू, यू की जगह पर -10। हाँ, -120/7 इस इक्वेशन को सॉल्व करके -120/7 आना चाहिए। -120/7 means that would be less than 20, greater than 10 means कहीं इमेज इधर बनेगी, इमेज आई डैश, और यह रेस इस तरह से डाइवर्जिंग रहेगी। क्यों ना हम इसी समय आई डैश की साइज भी निकाल दें, मैग्निफिकेशन m1 सब्स्टिट्यूट करते हुए, m1 इज आई डैश बाय ओ इज इक्वल टू वी डैश -120/7 अपॉन म्यू टू अपॉन u which is -10/μ1. This is equal to I dash by O की जगह 2 सेंटीमीटर। क्या किसी ने I डैश के लिए सॉल्व कर लिया है? यदि किसी ने I डैश के लिए सॉल्व कर लिया है तो फटाफट बता दें मुझको प्लीज। 16/7। Should I verify it or should I believe in your answer? I should believe? Yes, sir. Okay. I dash कितना है? 16/7. 16/7 सेंटीमीटर। ये I डैश प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस 12/7, 4/7, 8/7, 16। That's perfect answer. Plus 16/7, that is greater than, slightly greater than 2. अब मैं दूसरी बार फॉर्मूला लगा रहा हूं। म्यू टू इस बार लाइट है, ग्लास से एयर में जा रही है, म्यू टू एयर है, म्यू वन ग्लास है। म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, आर की जगह -40 इज इक्वल टू म्यू टू बाय फाइनल इमेज माइनस म्यू वन इज ग्लास अपॉन यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, म्यू टू इज एयर, म्यू वन इज ग्लास, R is -40. Mu 2 is air, mu 2 by V minus mu 1 is glass by U. U लिखना है मुझको अभी इधर। U क्या लिखूं सोचता हूं जरा। इस सरफेस से ऑब्जेक्ट आई डैश कितनी दूरी पर है? इट्स 80 प्लस दिस डिस्टेंस। यह डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर रखी है 120/7। तो 80 प्लस 120/7 और ये पूरा नेगेटिव साइन के साथ में, पूरी तरह से यह नेगेटिव साइन के साथ। मैं इस तरह से दूसरे केस में कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा और यह दिखने लगेगा 1/2 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1/v प्लस 3/2 अपॉन 560, 120, 680/7। क्या
आप मुझे v के लिए सॉल्व करके बताएंगे? somebody who had solved for v, और जिसको आंसर के साथ पूरा कॉन्फिडेंस है। माइनस 340 माइनस 340। व्हाट डू दिस नेगेटिव साइन मीन्स? नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन मीन्स फाइनल इमेज वर्चुअल ही रहेगी, फाइनली रेस डाइवर्जिंग ही रहेगी। इस जगह पर फाइनल इमेज मिलेगी जो कि इधर से 340 की दूरी पर है, मतलब सेंटर से 300 की दूरी पर होगी। क्या फाइनल इमेज का साइज हम कंक्लूड कर सकते हैं? फाइनल इमेज का साइज कंक्लूड करने के लिए मैग्निफिकेशन m2 इज इक्वल टू फाइनल इमेज अपॉन i डैश इज इक्वल टू v की जगह मैं लिखूंगा माइनस 340 बाय म्यू2 अपॉन u की जगह मैं लिखूंगा, यह u हमने लिख रखा है माइनस 680 बाय 7 अपॉन म्यू1 दैट इज 3 बाय 2 i अपॉन i डैश हमने निकाल रखा है 16 बाय 7 इज इक्वल टू, यह चीज कैंसिल होता हुआ दिख रहा है 340 बाय 680, 340 बाय 1 अपॉन 680 बाय 7 और दिस थिंग अपॉन 3 बाय 2। तो यह पूरा इसके ऊपर चला जाएगा 3 बाय 2 on 1. So this becomes upon 2, 21 by 4. I is equal to 21 by 4 into 16 by 7. 4, 3. It's 12 centimeter. So finally the image would be of the size वर्चुअल इमेज, इसलिए डॉटेड बनाना चाहिए। यह फाइनल इमेज होगी और यह 12 सेंटीमीटर बड़ी होगी। बड़े ध्यान से इस पूरे कैलकुलेशन को देखें। आखिरी एक सवाल कराऊंगा, इसी के साथ कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फिनोमेना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, along with lot of practice। जरा ध्यान से देख ले। ऑब्जेक्ट को और करीब ले आओ अगले सवाल के लिए। ऑब्जेक्ट को स्फीयर से चिपका दो आप, 0 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट होएगा, ठीक सरफेस के साथ में। यह स्फीयर रेडियस 40, हाँ हाँ, यू डैश इनफाइनाइट, यू डैश इनफाइनाइट क्यों, वी डैश इनफाइनाइट क्यों बोलेंगे अब? इनफैक्ट यू 0 है तो वी डैश भी 0 ही आ जाएगा।
यदि ऑब्जेक्ट ठीक सरफेस पर ही हो। अब हमें पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन की आवश्यकता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 होता है तो इमेज डिस्टेंस भी 0 होती है। हमको सिर्फ एक ही बार रिफ्रैक्शन करना होगा, और वो भी जब लाइट रेस इस तरह से ट्रैवल कर रही है। U is 0, U approaches 0, so V dash also approaches 0. सिर्फ एक बार कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आप इस केस में रिजल्ट बता सकोगे। Tell me the answer. Now, in this case, apply the formula mu2. पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाने की आवश्यकता नहीं है। U0, V dash 0. ये जो ऑब्जेक्ट है यही इमेज बन जाएगा और यही दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। mu2 माइनस mu1 by r is equal to mu2 by v minus mu1 by u. u is minus 80. क्या इसे सॉल्व कर लिया है? सर माइनस 160 minus 160 centimeters. This is the image location, which means कि इमेज कहीं इधर होएगी और यह लाइट रेस इस तरह से डाइवर्जिंग ही रहेंगी। अब मुझे एक बात बताइए, इस जगह पर मैं यदि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट dx साइज का रख दूं, dx साइज का यदि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज कितनी बड़ी दिखेगी? dx साइज का यदि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज कितनी बड़ी दिखेगी? मैग्निफिकेशन I by O is V by mu2 upon U by mu1. I ऑब्जेक्ट की जगह dx साइज का ऑब्जेक्ट, V की जगह माइनस 160 बाय mu2 अपॉन U की जगह माइनस 80 बाय mu1. So I is equal to 2 into 3 by 2 into dx. Image size would be 3 times dx. इसका मतलब इमेज इस तरह से तिगुनी बड़ी बनी हुई दिखेगी, 3 times larger image. That's all regarding this series of problem. इस सीरीज में हर तरह के ऑब्जेक्ट और हर तरह की इमेज आ गई। कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड एक लास्ट आर्टिकल और करा देता हूं, इसी के साथ यह कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फिनोमेना पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। This is curved formula mu2 minus mu1 by r is mu2 by v minus mu1 by u. I differentiate the formula with respect to time. मैं इस फॉर्मूले को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। d by dt of mu2 minus mu1 by r is equal to d by dt of mu2 by v minus mu1 by u.
I differentiate the expression with respect to time. Mu2 is a constant, mu1 is a constant, r is a constant. Mu2 minus mu1 by r is a constant. Constant का d by dt 0 होगा. This would be 0. This would be d by dt of mu2 by v minus d by dt of mu1 by u. I may write this expression in this manner. अब once again mu2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और मैं लिख सकता हूं d by dv ऑफ v to the power minus 1 into dv by dt माइनस mu1 बाहर आ गया, d by du ऑफ u to the power minus 1 into du by dt. I may rewrite this expression in this manner. mu2 बाहर आया, d by dt को d by dv, dv से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, v to the power minus 1 into dv by dt. Similarly here माइनस mu1 बाहर आया, कांस्टेंट है, d by dt ऑफ 1 by u था, तो du से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो d by du ऑफ u to the power minus 1 into du by dt. अब d by dv of v to the power minus 1, d by dv of v to the power minus 1, सीधा डिफरेंशियल का जो बेसिक पहला फॉर्मूला है वह लगा दूं, 0 इक्वल टू mu2 इंटू इधर हो जाएगा -1 v to the power -1 इंटू dv by dt माइनस mu1 इंटू माइनस u और -1 इंटू u to the power -1 इंटू du by dt. और I'll say 0 is equal to minus mu2 by v square of dv by dt plus mu1 by u square of du by dt. Or I'll write it in this manner, dv by dt, इसको इधर ले आया, रीअरेंज कर दूंगा, mu1 बाय mu2 इंटू v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इंटू du बाय dt. और du by dt, u is object distance from pole, du by dt would be velocity of object with respect to pole. V is image distance from pole, dv by dt is velocity of image with respect to pole. dv by dt is velocity of image with respect to pole is equal to mu1 upon mu2 into v square by u square into velocity of object with respect to pole. I do not mean to say कि आप इसे रटें, रटने की आवश्यकता नहीं है. कैसे यह एक्सप्रेशन आया है इसे जरूर समझ लें. यदि एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आता है, अप्लाई करने की आवश्यकता है, तो जनरली इस तरह के एक्सप्रेशन को एग्जामिनेशन में उसी समय डिराइव करना ही पड़ता है. आप इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशन रट भी नहीं सकते. बेसिकली तो वही इक्वेशन है. इसी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा हुआ है. एलएचएस में कांस्टेंट है इसलिए उसका डी बाई डी 0 हो गया. आरएचएस में यह डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में कोई फंक्शन है तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो. कांस्टेंट को बाहर लिख लो,
इस इक्वेशन को प्रॉपरली रीअरेंज कर लो, क्योंकि डी बाय डी टी ऑफ 1/v कुछ नहीं हो सकता, तो dv से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो d बाय dv ऑफ v टू द पावर -1 और dv बाय dt बन गया। इधर du से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो d बाय du ऑफ u टू द पावर -1 du बाय dt हो गया। और फिर न्यूटो एंड दिस इक्वेशन डिफरेंशियल कैलकुलस का फॉर्मूला, फिर रीअरेंज करा, रीअरेंज करके dv बाय dt, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू पोल, इज this quantity into velocity of object with respect to pole. Sometime applicable in the problems. And that's all regarding curved surface refraction and curved surface refraction formula and magnification formula. This topic would be continued with the concept of lenses and refraction through lens. My next article would be the same, lens and refraction through lens.